भारतीय युवा कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं और जगह भारत का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के लोकतंत्र के विषय को चुना और इस पर बात करने का मुझे मौका दिया। मैं आप सब लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती जो अभी 14 तारीख को हमने मनाई उसकी मुबारकबाद देता हूँ। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर का जब नाम आता है तो कई प्रकार की छवियां लोगों के दिमाग में उभरती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्होंने इस देश के जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उस दलित आदिवासी तबके के लिए काम किया। कई लोगों को लगता है कि वो आजादी के आंदोलन के दरमियान समाज की स्वतंत्रता के सवाल उठा रहे थे और कईयों को वो एक तर्कशील और प्रतिबद्ध एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को समग्र तरीके से देखने की जो जरूरत थी उस पर बहुत कम बातचीत हुई। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि एक समय होता है, हर समय का अपना एक इतिहास और सच होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो असहमतियां रही उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय नेताओं के साथ, उनकी वजह से भी हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व का उस तरीके से आकलन नहीं किया गया या उनमें वो रुचि प्रदर्शित नहीं की गई। लंबे समय तक डॉक्टर अंबेडकर के विचार को और उनकी व्यक्तित्व को, उनकी जीवन को केवल और केवल इस देश के दलित आंदोलन के लोगों ने जिंदा रखा। जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं या जो राजनीतिक विमर्श है, उससे डॉक्टर अंबेडकर कई दशकों तक अपने निर्माण के पश्चात गायब ही रहे। जब उनके जीवन के 100वीं जयंती हुई और भारत रत्न उनको मिला, तब से फिर से एक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा हुई। और आज हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अब सब तरफ दिखाई देते हैं। उन लोगों के यहाँ भी दिखाई देते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं रहे, जिन्होंने जीते जी डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना की, जिन्होंने उनके पुतले जलाए, जिन्होंने उनकी मुखालफत की, उनके खिलाफ खूब लिखा। ऐसे तमाम विचारधारा के लोग भी आजकल पथ संचलन निकालते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का चित्र सामने रख करके निकालने लगे हैं। ध्रुव वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या और प्रकार के लोग हैं, वो सब जिनका डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा, वो तमाम लोग भी अब डॉक्टर अंबेडकर को याद करने लगे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या डॉक्टर अंबेडकर सबको स्वीकार्य हो गए? पर फिर सोचना पड़ता है, फिर लगता है कि शायद अंबेडकर स्वीकार्य नहीं हो गए, भारतीय राजनीति के लिए अनिवार्य हो गए। तो वो अनिवार्यता जो है वो उनको दिखाती है, उनको प्रकट करती है। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने वक्त के बहुत पढ़े लिखे, प्रख्यात विद्वान, विशिष्ट शिक्षाविद, पारंगत राजनेता और बहुत प्रभावशाली वक्ता, बहुत अच्छे लेखक, निडर आंदोलनकारी, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी पत्रकार और कुशल संगठक के रूप में हम डॉक्टर अंबेडकर को पाते हैं। उनके पूरे जीवन को हम देखते हैं तो अलग अलग फेज में डॉक्टर अंबेडकर अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। और उनका जो विभिन्न धर्मों का अध्ययन है और अंततः बौद्ध धर्म की दीक्षा जो उन्होंने ग्रहण की, तो वो उनको बोधिसत्व भी बनाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर कई मायनों में कई प्रकार के व्यक्तित्व हैं और मुझे लगता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उनकी जो भूमिका रही और जो उनके विचार, उनके राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो संग्रहित हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर अपने सपनों का भारत की भी एक तस्वीर पेश करते हैं और उनके सपनों का लोकतंत्र क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के लोकतंत्र पर बात को हम शुरू करें तो हम उनका 26 नवंबर 1949 का वो भाषण याद कर सकते हैं
जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। और उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जब हम राजनीतिक रूप से तो एक होंगे, बराबर होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से गैर बराबर होंगे। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ये गैर बराबरी कायम रही तो संविधान और हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस भाषण के जरिए एक राजनीतिक लोकतंत्र का खाका हमारे सामने पेश करते हैं। और वो कहते हैं कि एक वोट, एक मूल्य, एक व्यक्ति अब से होगा। जब से संविधान लागू होगा तब से हर व्यक्ति को एक मत का अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि उससे पहले तो मताधिकार भी सबको प्राप्त नहीं था इस देश में। वो भी जो उस समय के ग्रेजुएट होते थे या रॉयल फैमिली से होते थे, उन स्पेशल लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। और उससे पहले जो राजतंत्र था उसमें तो मत की कोई बात ही नहीं थी, मताधिकार की कोई बात नहीं थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब हमारा लोकतंत्र धरातल पर उतरेगा और इसके बाद से, संविधान के लागू होने के बाद से, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट है उसका मूल्य समान होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बहुत करोड़पति व्यक्ति वोट दे रहा तो उसके वोट 2 या 4 गिने जाएंगे, या कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति वोट दे रहा तो उसका ज्यादा गिना जाएगा, और अनपढ़ अगर दे रहा है तो उसका कम गिना जाएगा, या कोई राजनीतिक व्यक्ति दे रहा है तो उसका ज्यादा गिना जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अनपढ़ हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, कोई भी किसी भी क्षमता का व्यक्ति हो, लेकिन नागरिक होने के नाते उनको एक वोट का अधिकार होगा। और वो एक वोट, एक उसका एक ही मूल्य होगा, मतलब एक ही बार गिना जाएगा, और वो एक व्यक्ति का वोट होगा। तो उनके राजनीतिक लोकतंत्र में ये बराबरी की परिकल्पना वो करते हैं, जहां एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य की बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। और मुझे लगता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो वर्णित सार्वभौमिक मूल्य है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के, वो जो सार्वभौमिक मूल्य है, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में, या उनका जो राजनीतिक लोकतंत्र का जो उनका दर्शन है, उससे हमें एक झलक मिलती है कि वो क्या सोचते थे कि लोकतंत्र किस तरीके का होगा। और मुझे लगता है कि यही चार ये जो बिंदु है, बराबरी, आजादी, भाईचारा और इंसाफ, ये चार खंभों पर वो हमारे लोकतंत्र को टिकाते हैं। और उसी बुनियाद पे उन्हें लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा और निरंतर ये गहन होता जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर इंसान और इंसान के बीच की समानता की जबरदस्त पैरवी करते हैं। उनकी नजर में और संविधान की नजर में कोई इंसान ऊपर और नीचे नहीं दिखता है। और उन्होंने तमाम तरह के भेदभाव और ऊंच नीच को खत्म करने का एक तरीके से उद्घोषणा डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान में करते हैं, और भारत का संविधान भी करता है। इससे पहले तक मुझे लगता है कि भगवान की नजर में तो इंसान की बराबरी की बहुत बातें होती रही, जो हमारे लोक में भी व्याप्त है ऐसी बातें। और अक्सर ये कहा भी जाता है कि इंसान की नजर में तो सब बराबर है, लेकिन भगवान की नजर में तो सब बराबर है, लेकिन इंसान की नजर में बराबर है या नहीं, इसकी उद्घोषणा मुझे लगता है कि अधिकृत रूप से अगर कोई चीज करती है तो वो भारत का संविधान करता है। इससे पहले ऐसी उद्घोषणा कभी भी नहीं की गई। तो एक तो ये जो समानता की जबरदस्त पैरवी है वो डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और दर्शन में, उनके विचार और व्यक्तित्व में हमें ये बहुत साफ नजर आता है कि उनका संसदीय प्रणाली पर बहुत अगाध भरोसा है। वो कानून के राज में विश्वास करते हैं।
वो किसी भी प्रकार की अराजकता उन्हें स्वीकार नहीं है। और वो कई मौकों पर इन सारी चीजों को कहते हैं कि वो अराजकता को वो नहीं, वो उसमें उनका कोई भरोसा नहीं है। मुझे भी लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास या उनका जो लोकतंत्र है उसमें अहिंसा एक बहुत ही बहुमूल्य गुण है। आप अगर अंबेडकर के आंदोलन देखेंगे, वो एक तरीके से 1921 और 22 में जमीन पर उतर करके काम करना शुरू करते हैं और उनका 1925 से लगा करके 27 तक का जो समय है वो जन आंदोलनों का समय है। वो पब्लिक के बीच में आंदोलन करते हैं। ये वो समय है जब महार सत्याग्रह करते हैं पानी के लिए। ये वो समय है जब कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन करते हैं। मनुस्मृति का दहन का भी यही वो समय है। लेकिन वो उस समय को देखें आप, या बाद का समय देखें, या संविधान निर्माण के वक्त का समय देखें, सारे समय में डॉक्टर अंबेडकर कहीं भी हिंसा का रास्ता नहीं लेते हैं। उनका पूरी तरीके से अहिंसक क्रांति में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है। और वो कई मौकों पर ये भी कहते हैं कि विचार जो है वो तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है और बंदूक से ज्यादा कलम जो है वो बेहतर है। और वो वैचारिक क्रांति पर जोर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ करके कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने खूब सारी चीजों का एक तरीके से निर्मम शल्य चिकित्सा किया। उनका उनका जो पहेलियां जो है धर्म की और बाकी चीजें, उन सब चीजों के बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही एक तीखी भाषा में अपनी बात को रखा। लेकिन वो आलोचना जो है उनकी, उसमें सच्चाई को सामने रखना ही उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य कहीं भी ये नहीं है जहां डॉक्टर अंबेडकर कोई वर्ण संघर्ष की, जाति संघर्ष की या वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर इस किस्म के किसी भी संघर्ष का निषेध करते हैं। जबकि उनके प्रसिद्ध नारा जो है उसमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो है। लेकिन वो संघर्ष वर्ण या वर्ग का संघर्ष नहीं लगता है। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष एक वैचारिक संघर्ष है जो सब प्रकार की विषमताओं के विरोध में वो उसके मूल तक जाते हैं, समस्या की जड़ तक, और उस जड़ को प्रकट करते हैं लोगों के सामने और उसका समाधान भी देते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को आप अगर देखेंगे तो वो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि केवल समस्याएं प्रकट करके उन समस्याओं को बड़ा बना करके कोई विक्टिमहुड में जीने वाले इंसान थे, ऐसा नहीं है। बल्कि बहुत तार्किक रूप से उसमें भावुकता का अभाव है। तो डॉक्टर अंबेडकर को ऐसी कोई भावुकता के साथ बात नहीं करते, बल्कि पूरी तार्किकता के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ बात करते हैं। वो किसी भी समस्या को पकड़ते हैं, उसको उसके मूल को खोजते हैं और उससे हो रही हानियों के बारे में बात करते हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन लोगों को इस पर वाकई ध्यान देना चाहिए। ये जो तरीका है कि किसी भी चीज की केवल समस्या पर बात नहीं हो, बल्कि समस्या और उससे हो रही जो भी दिक्कतें हैं उन पर और समाधान की क्या दिशा हो सकती है, वो जो प्रकट करते हैं, वो हमारे सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी एक नजीर के रूप में है। डॉक्टर अंबेडकर का जो लोकतंत्र है वो कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, वो कोई धार्मिक राष्ट्र राज्य का आग्रह नहीं करता है। डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि कई सारे लोग अभी कहते हैं कि जब संविधान लिखा गया तो उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों नहीं था उस वक्त, ये बाद में क्यों जोड़ना पड़ा अमेंडमेंट करके। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का तो बहुत साफ तौर पे धर्मनिरपेक्षता को लेकर के साफ विचार था और उनके उनके लोकतंत्र में, उनके संविधान में कहीं भी धार्मिक राष्ट्र राज्य के लिए जगह नहीं थी। और बहुत साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी कोई भी धार्मिक राज्य नहीं आना चाहिए। और साफ तौर पे वो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू राज अगर सच साबित होता है या हिंदू राज का जिन लोगों का सपना है वो साकार होता है, तो वो एक बड़ी आपदा के रूप में वो
उसको प्रकट करते हैं और वो उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। और ऐसा कहते हुए वो केवल हिंदू राज की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी तरीके के जो भी राज लोग धार्मिक राज की कामना करते हैं, वो चाहे इस्लामिक राज की कामना करते हो या किसी और राज की कामना करते हो, डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे किसी धार्मिक राष्ट्र राज्य के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो पूर्णतः धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में दिखाई देते हैं। एक जो राजनीति में बहुत आवश्यक बुराई है, और आज हम उस बुराई को बहुत जीवंत तरीके से देख रहे हैं, जिसको हम हीरो वर्शिपिंग कहते हैं, नायक पूजा कहते हैं, या भक्ति भाव जो कहते हैं, उसको लेकर के भी डॉक्टर अम्बेडकर चेताते हैं। आज तो भक्त एक बाकायदा एक पूरी कैटेगरी हो गई है देशव्यापी, जहां लोग अपने आप को भक्त कहलाना भी पसंद करते हैं, और भक्त एक किस्म की आलोचनात्मक वो भी है, संबोधन भी हो चुका है। लेकिन अम्बेडकर लोकतंत्र के लिए नायक पूजा को, भक्ति भाव को गलत चीज मानते हैं, और उनका बहुत साफ कहना है कि ये जो नायक पूजा है, ये जो भक्ति भाव है नेताओं के प्रति, ये अंततः तानाशाही का रास्ता लेते हैं, ये तानाशाही का ही मार्ग है, और अंत में वहां जाकर के ये ठहरता है। वो बहुत साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि हमें अपनी राष्ट्र की और व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी एक व्यक्ति या एक नेता के कदमों में कभी समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो वो निरंकुशता को एक तरीके से प्रश्रय देता है। और आज हम वो देख रहे हैं, आज पूरा देश एक नेता के सामने पूरा भक्ति भाव से, और जिस तरीके से उसका एक विशाल वो बना करके पूरी नायक पूजा की जा रही है, महानायक बना करके पूजा की जा रही है, उस खतरे को लोकतंत्र के लिए डॉक्टर अम्बेडकर बड़ा खतरा मानते हैं, और वो उसको तानाशाही का रास्ता बताते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे लगता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता के भी जबरदस्त पैरोकार हैं, और वो हर व्यक्ति की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुक्ति के पक्ष में दिखाई देते हैं, और उसकी बात डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। एक और चीज जो डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के लोकतंत्र में जो होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए और जिस पर सबसे कम बात होती रही है, वो है डॉक्टर अम्बेडकर का राजकीय समाजवाद, जिसको कई लोग सरकारी समाजवाद कहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे बराबरी के समाजवाद के विचार से पूरी तरीके से प्रेरित हैं, लेकिन उनका समाजवाद जो है वो राज सत्ता का समाजवाद है, और वो उसको, और डॉक्टर अम्बेडकर की किताब राज्य और अल्पसंख्यक, उसमें वो इन सब चीजों को बहुत स्पष्ट भी करते हैं। जैसे उनका ये मानना था कि जितने भी उद्योग हैं, वो चाहे भारी उद्योग हो, चाहे वो मध्यम उद्योग हो, उन सारे बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, वो राज्य के अधीन होना चाहिए। ऐसा ही उनका ये मानना था कि बीमा जो है, वो बीमे पर, इंश्योरेंस पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए, और राज्य ये व्यवस्था करे और ऐसी स्थिति बनाए कि हर नागरिक अपने जीवन के लिए जीवन बीमा ले। ऐसा ही उनका कृषि को लेकर के भी विचार है। डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत साफ मानना है कि कृषि जो है वो उसको उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए, और कृषि का नियंत्रण जो है वो राज्य के पास होना चाहिए, और जो लोग खेत जोतना चाहें, जो लोग खेती करना चाहें, उनको ये मौका होना चाहिए कि वो उनको पट्टा मिले और वो उस पर अपनी खेती कर सके। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो समाजवाद है वो एक किस्म से राजकीय समाजवाद है। एक और चीज हमें देखनी होगी कि किसी भी लोकतंत्र के लिए जेंडर बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, कि वहां जो स्त्री और पुरुष है, उन तमाम लोगों को क्या बराबरी के अधिकार उस लोकतंत्र में है या नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को लेकर के भी बहुत स्पष्ट हैं। वो स्त्री अधिकारों के बहुत आग्रह करते हैं, पैरोकार हैं, और उनका अपना मानना है कि किसी समाज की प्रगति का अगर आप मापदंड लेना चाहते हैं तो उससे इससे पता चलना चाहिए कि
उस समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है, उससे वो उस समाज का एक पैमाना देखते थे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर रहते हुए स्त्रियों को बराबरी का जो मेहनताना है मानदेय, बराबर समान काम का समान वेतन का, और 8 घंटे काम, और उनको मैटरनिटी लीव देने जैसे जो कदम उठाए, उसमें भी उनका स्त्रियों के प्रति जो उनका सोच है वो झलकता है। जो जिस बात को लेकर के उन्होंने अपने विधि मंत्री पद से इस्तीफा दिया राष्ट्रीय सरकार से, वो भी महिला अधिकारों की पैरोकारी करते हुए हुआ। वो जो हिंदू कोड बिल के जरिए भारतीय महिलाओं को पुश्तैनी पति की संपत्ति में अधिकार, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार, और तलाक का अधिकार जैसे जो प्रावधान करना चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर, और उस समय का जो समाज था भारत का रूढ़िवादी, वो बहुत उसके विरोध में खड़ा हुआ। और रामलीला मैदान पे हजारों लोगों ने आकर के डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ नारे लगाए, उनका पुतला जलाया, और उनको धर्म विरोधी करार दिया गया कि वो हिंदू धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन और इस बात को लेकर के उनकी बहुत आलोचना भी हुई। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना था कि अगर वो भारत की स्त्रियों की मुक्ति के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते और उनको अधिकार नहीं दिला सकते हैं, तो उनका सत्ता में रहने का, मंत्री रहने का कोई मतलब नहीं है। और अंततः वो इस बात को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल कई टुकड़ों में पारित हुआ, 1964 तक आते आते, और अंततः ये जो पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है, वो अधिकार भी अभी रिसेंट ही 10-15 साल पहले मिला, लेकिन वो मिला। तो उस जमाने में डॉक्टर अम्बेडकर उस चीज पर बात कर रहे थे जो हमने 2005 में आकर के अचीव किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर के लोकतंत्र में स्त्रियों की भागीदारी का बहुत महत्व है, और वो भागीदारी 33% की नहीं बल्कि इक्वल भागीदारी, वो उनकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी के पक्ष में डॉक्टर अम्बेडकर रहते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए और डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए जाति को समूल तरीके से विनाश करने के पक्ष में है। वो पूरी तरीके से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, जबकि अभी तो राजनीति में तो स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट है, चारों तरफ जाति को मजबूत करने का काम चलता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि जाति विहीन लोकतंत्र असली लोकतंत्र होगा। नहीं तो अगर जातियां भी बनी रही, क्योंकि उनका ये मानना था कि हर जाति अपने आप को राष्ट्र मानती है, और वो अब दिखता भी है, हर जाति ने अपनी सेना बना ली है और वो अपने ही कायदे कानूनों को मानते हैं। तो उसकी वजह से लोकतंत्र जो है वो धरातल पर नहीं उतरता है। तो जो राजनीतिक लोकतंत्र है, वो सामाजिक लोकतंत्र अगर बनाना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जाति विहीन समाज हो। नहीं तो जातियों के अपने जो कायदे कानून है, जाति अपने आप में गणराज्य की तरह है, उसके अपने कानून है, और वो उससे गवर्न होती है। कई बार कानून कुछ और कह रहा होता है, लेकिन जाति का जो कानून है वो कुछ और कह रहा होता है। उसकी वजह से कई इलाकों में बाल विवाह होते हैं, कई इलाकों में कई कई प्रकार की समस्याएं होती है, खासतौर पे महिलाओं को लेकर के भी और भी चीजों को लेकर के भी। जाति से बाहर करने के काम चलते हैं, जुर्माने होते हैं, समानांतर अदालतें चलती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जाति के तत्व की उपस्थिति की वजह से शायद कहीं कहीं राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो हमारा धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर अपने भाषण में जो चेतावनी देते हैं, हम उसको फिर से याद करें। वो कहते हैं कि हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हम सब लोग राजनीतिक रूप से बराबर होंगे, सबको एक वोट का एक मूल्य होगा, लेकिन अगर हम आर्थिक और सामाजिक रूप से लोगों को बराबर नहीं कर पाए, तो ये विसंगति जो है वो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देगी, उस राजनीतिक लोकतंत्र की जिसको बहुत मेहनत से संविधान सभा ने तैयार किया है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की लोकतंत्र को लेकर के ये बहुत बुनियादी चेतावनी उस समय से रही है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है
आज भी अगर हम देखें तो वो इसलिए भी विफल हो रहा है और इसलिए भी धरातल पे नहीं उतर पा रहा है क्योंकि जो सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत थी वो सामाजिक लोकतंत्र आज दिन तक धरातल पे नहीं उतरा है। हमने सामाजिक लोकतंत्र की बात ही नहीं की। हमें लगा कि हम राजनीतिक रूप से वोट देने का अधिकार पा गए, सरकारें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, उतार सकते हैं, बिठा सकते हैं, तो शायद हम लोकतांत्रिक हो गए। लेकिन हमारा जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है वो ढांचा आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है जो कि लोकतंत्र के आगमन से पहले का जो ढांचा था। तो अगर आपका सामाजिक और आर्थिक ढांचा वैसा ही रहेगा और राजनीतिक लोकतंत्र उस पर लेप कर दिया जाएगा तो वो कितना स्थायी होगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक और चीज की तरफ इशारा करते हैं, वो कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र भी बहुत जरूरी है। आर्थिक लोकतंत्र के मायने ये है कि आर्थिक जो घेर बराबरी है उसको समाप्त किया जाए और भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कहीं न कहीं उस आर्थिक लोकतंत्र का जो आदर्श है वो उसमें निहित है, उसको हमें समझने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर अंबेडकर के जो सपनों का लोकतंत्र है वो लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है बल्कि वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक इन सारे जो घेर बराबरियां हैं इन विभेदों को समाप्त करके बराबरी का, आजादी का, बंधुत्व का और न्यायपूर्ण समाज बनाने का जो एक सपना है वो उनका उनके लोकतंत्र का सपना है। और मुझे लगता है कि आज हमारे देश को उसकी सर्वाधिक जरूरत है कि हम सब मिल करके ये जो लोकतंत्र हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं ने एक लंबी लड़ाई के बाद आजादी हासिल करके और सैकड़ों लोगों ने बैठ करके संविधान सभा में लंबे समय तक काम करके एक जो लोकतंत्र, एक ऐसा खूबसूरत और एक ऐसा महान लोकतंत्र जिसका हम कहते हैं दुनिया भर में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का जो काम किया, उस लोकतंत्र को और गहन करें, उस लोकतंत्र को और विस्तृत करें, उस लोकतंत्र को किताबों से, संविधान से निकाल करके नीचे ले जाए, जमीन पे, धरातल पे, ग्रास रूट पे ले जाए और उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का काम करें। तो मुझे लगता है कि ये डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के लोकतंत्र की दिशा में बढ़ाया गया हम सबका कदम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी गहराई से एक एक बात को डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से लोकतंत्र के मायने को समझाया। चाहे राजनीतिक लोकतंत्र हो, सामाजिक लोकतंत्र हो, आर्थिक लोकतंत्र हो या धार्मिक लोकतंत्र हो, और साथ ही साथ जो अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने देश के वंचित वर्गों के लिए चाहे समानता का संघर्ष हो, समता का संघर्ष हो, और चाहे भारतीय महिलाओं की आवाज को उठाने का संघर्ष हो, उसके बारे में बड़ी गहराई से आपने बताया। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम श्रृंखला में बढ़ते हुए चलते हैं और अभी प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो हम एक एक करके सभी के प्रश्नों को लेंगे और जिनके जवाब आदरणीय भंवर सर लेंगे। तो हमारा पहला सवाल है टीना करमवीर जी। जय भीम सर। जय भीम। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि बम से ज्यादा अंबेडकर के लोगों से डरती आई है, चाहे सरकार अब की हो या पहले की सरकार। जैसे कि आपने देखा कि राजस्थान में, आप राजस्थान से संबंध रखते हैं, कि वहां पे जितेंद्र मेघवाल की जिस तरीके से हत्या की गई, और लगातार आप देखेंगे कि हरियाणा में और एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो अंबेडकर के सपनों का भारत था उसमें कहीं ना कहीं राजनीति का क्या भूमिका है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि हमसे जब सवाल पूछा जाता है, जब भी हम कहीं वर्कशॉप करते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ, तो आप कांग्रेसी होने के नाते आप वहां पर क्या कर रहे हैं। तो ये मानसिकता जो है कि कैसे उनमें बदलाव लाया जा सकता है और कैसे हम जितनी एट्रोसिटी बढ़ रही है उसको रोका जा सकता है, इसी पे सवाल है।
बहुत धन्यवाद टीना जी। मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का जो चिंता थी, वो चिंता उन्होंने उस समय भी प्रकट करी और उन्होंने ये कहा कि ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है या राजनीतिक बराबरी है, केवल इससे काम चलने वाला नहीं है, बल्कि सामाजिक बराबरी बहुत जरूरी है। जितेंद्र कुमार मेघवाल का घटनाक्रम हो या राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में जो एट्रोसिटीज की घटनाएं हो रही है, कहीं घोड़ी पर बैठने पर लोगों को तकलीफ हो जा रही है, कहीं मंदिर में चढ़ने में पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं अच्छे कपड़े पहनने पे भी लोगों को दिक्कत हो जाती है, हायर एजुकेशन में विभिन्न प्रकार के जो होते जैसे पायल तड़वी और डेल्टा मेघवाल और रोहित वेमुला जैसे लोगों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। तो ये सब चीजों के पीछे हमारा जो सामाजिक तौर पे एलोकतंत्र है, जो एलोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है, वो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो ये जो घटनाएं हो रही उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि अब जो नई पीढ़ी आई है, दलितों की, आदिवासियों की, वंचितों की, हाशिए के तबकों की, घुमंतुओं की, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना हक लेना चाहती है, वो संविधान पढ़ रही है और वो चाहती है कि संविधान में जो लिखा गया है वो धरातल पर उतरना चाहिए। हम चाहे जैसे कपड़े पहने, चाहे जैसे मकान बनाए, चाहे जैसे मूछ रखें, किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि समाज नहीं बदला है, आपने राज बदला है, लेकिन समाज तो वही है, समाज उतना ही रूढ़ी के साथ जी रहा है। तो जो जितेंद्र के गांव का पूरा घटनाक्रम है, वहां कई लोगों ने कहा मूछ रखने की वजह से उसका हत्या हो गई, लेकिन आप अगर वहां, मैं तो वहां गया हूँ और मैंने काफी वक्त गुजारा, हमने एक रिपोर्ट जारी की, यूथ कांग्रेस के साथी चाहेंगे तो हम किसी ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे, 27 पेज की पूरी रिपोर्ट है। और आप उसमें देखेंगे कि वहां की जो परिस्थिति है, तकरीबन 28 साल से वहां के लोग बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे मकानों के लिए लड़ रहे हैं, भूमि के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ के निकलने के लिए लड़ रहे हैं, वहां की महिलाओं को हाथ में चप्पल लेके निकलना पड़ता है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की आए, वो सामाजिक लोकतंत्र को बनाने की दिशा में, सामाजिक भेदभाव को बनाने की दिशा में जब तक समाज के स्तर पे काम नहीं करेगी, सामुदायिक स्तर पे काम नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो सरकारें एट्रोसिटी रोकने के लिए काम करती है, या एट्रोसिटी हो गई है तो उसमें गिरफ्तारियां होती है, उसमें केस लगते हैं, वो सब होता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि उससे आगे बढ़ करके हमें सामाजिक लोकतंत्र बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमने जैसा राजस्थान में दलित, आदिवासी और क्षत्रिय समाज के बीच में एक संवाद किया 3 साल पहले, और हमने तय किया कि इन बिंदुओं को लेकर के हमारे बीच में दिक्कतें आ रही है तो हम मिलके इसको करें, और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जगह सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके अच्छे परिणाम आए हैं। कई जगहों पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने दलित समुदाय के लोगों को घोड़ी अपनी तरफ से दी और वो खुद जाकर के उनका बिंदुले निकलवाया। तो वो समाज को बदलने का जो काम है, मुझे लगता है कि वो राज के बस की बात नहीं है, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए और भी कई प्रकार के एफर्ट लगने चाहिए। मुझे लगता है कि राजस्थान में जो एट्रोसिटीज हो रही है और बाकी जगहों पे जो एट्रोसिटीज हो रही है, उसमें एट्रोसिटी के उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो समाज में जिस तरह की नफरत बढ़ रही है उसका तो परिणाम सब जगह आ रहा है। लेकिन जितेंद्र कुमार मेघवाल का घटनाक्रम हो या कोई और चीजें हो, उनमें सरकार की जो भूमिका है उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि तुरंत वहां पर गिरफ्तारियां हुई है, मुआवजा दिया गया है, और भी चीजें वहां पर हो रही है। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि एट्रोसिटी खत्म हो गई है या नहीं हो रही है। सरकार आप किसी की भी लाएंगे, वो चाहे कांग्रेस की आएगी या गैर कांग्रेसी आएगी, कई बार उसमें संवेदनशीलता का भी बहुत मायने होता है। कई बार ऐसी सरकारें आती है जो एट्रोसिटी के मुकदमे ही दर्ज नहीं करती है, तो आपको लगता है कि आंकड़ों में तो कम हो रही है, लेकिन हकीकत में जो है वो एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये मानसिकता में परिवर्तन का जो काम है वो सरकारों को भी करना चाहिए, और गांधी को मानने वाली कांग्रेस को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि गांधी ने
लोगों का हृदय परिवर्तन करने की दिशा में काम किया। जब सरकार नहीं थी तब उन्होंने अछूतों के उद्धार की दिशा में काम शुरू किया, छुआछूत के खिलाफ इतनी बड़ी जंग की। क्या वो नजरिया आज हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का है या पार्टी का है? अगर नहीं है तो उस दिशा में लौटना चाहिए, क्योंकि छुआछूत तो अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी बरकरार है, भेदभाव तो अभी भी है, शोषण तो अभी भी है। तो उस दिशा में सरकारों को भी काम करना पड़ेगा, समाज को भी काम करना पड़ेगा, और हम सब राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी काम करना पड़ेगा। शुक्रिया सर। हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद शान खान, गुजरात से हैं हमारे साथी। जी सर, मैं शान खान बात कर रहा हूँ गुजरात से। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, विशेषकर जो आरएसएस के विचारक हैं, वो आरक्षण खत्म करने के खिलाफ एक तर्क देते हैं कि बाबा साहब ने भी आरक्षण को केवल 10 वर्षों के लिए ही लागू किया था, तो आरक्षण के कारण देश में जाति का भेदभाव बढ़ रहा है, तो आरक्षण खत्म करना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि बाबा साहब का आरक्षण को लेकर क्या विचार थे? क्या ये सत्य है कि उन्होंने केवल 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था? शुक्रिया शान खान साहब। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण कितने प्रकार का है भारत में। ये जो जी सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। ये जो शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, उस आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, लेकिन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसमें ये तय किया गया कि हर 10 साल में उसकी समीक्षा होगी। और आप देखते होंगे कि हर 10 साल में रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी समीक्षा की जाती है और उनमें बदलाव किया जाता है। तो पर इस दोनों चीजों को घालमेल कर दिया गया है। जो राजनीतिक आरक्षण है उसको सेवाओं और शिक्षा के आरक्षण में भी जोड़ करके लोग देखते हैं, जबकि ये दोनों ही बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। कि जो राजनीतिक आरक्षण है उसके लिए 10 साल का समय सीमा नहीं, बल्कि 10 साल उसकी समीक्षा के लिए निर्धारित हुए थे, और वो हर 10 साल में समीक्षा जो है वो अभी भी होती रहती है, आज भी हो रही है। लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए और एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ये जानबूझ करके ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। कई सारे ऐसे भ्रम हैं जो स्टीरियोटाइप हैं और जिनका कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो चुका है, और बहुत ही जो समझदार लोग माने जाने वाले, विद्वान माने जाने वाले लोग इन बातों को बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते रहते हैं, और लोगों को ये लगता है कि शायद वो सच कह रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये साफ कर ले कि 10 साल की कोई समय सीमा जो हुई तय, वो राजनीतिक आरक्षण जिसमें संसद और लोकसभा और विधानसभाओं का आरक्षण है उसके लिए तय है, न कि सेवाओं और शिक्षा के आरक्षण के लिए। दूसरी बात जो आपने ये कही कि आरक्षण की वजह से जातिवाद बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई ये कहे कि वैक्सीन आने की वजह से कोविड फैल गया है, या पैरासिटामोल मार्केट में है इस वजह से लोग बीमार होते हैं। क्योंकि बीमारी अगर जाति है तो उस जाति की बीमारी के इलाज के रूप में आरक्षण का विधिक उपचार किया गया था। लेकिन समस्या ये है कि कोई बीमारी पे बात नहीं कर रहा है, उपचार की आलोचना किया जा रहा है। लोग लक्षणों पर बात कर रहे हैं, उपचार की आलोचना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उपचार बंद कर दीजिए, मरीज को बीमार रहने दीजिए, बीमारी को मत मिटाइए, बीमारी जो जाति की है वो रहने दीजिए, वो तो यथावत रहे, उस पर हम गर्व करेंगे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस बीमारी के इलाज के रूप में जो आपने रिजर्वेशन दिया उसको खत्म कर दीजिए। तो ये तो बहुत अजीब बात है कि आप मरीज का उपचार बंद कर देंगे लेकिन बीमारी को खत्म नहीं करेंगे। तो ये जो बात कही जा रही है बहुत हास्यास्पद सी बात है। जाति आरक्षण की वजह से जाति नहीं बनी है, जातियां हैं और हजारों साल से हैं, और जातिगत जुल्म है, जातिगत भेदभाव है, जातिगत शोषण है, तमाम तरह का जातिवाद है इस देश में। इस वजह से रिजर्वेशन है, न कि रिजर्वेशन की वजह से जाति है। तो अगर आपको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है तो उसकी बुनियाद जो है वो जाति है, आप जाति मिटा दीजिए तो जातिगत आरक्षण अपने आप में मिट जाएगा।
लेकिन कोई भी मूल समस्या को नहीं मिटाना चाहता है। सब कोई चाहते हैं कि मूल समस्या बनी रहनी चाहिए, लेकिन उस समस्या का जो उपचार किया गया है वो उपचार नहीं रहना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोगलापन है। और मुझे लगता है कि एक देश के रूप में, एक समाज और एक धर्म के रूप में हमारी जो हिपोक्रेसी है वो, उस पर हंसा जा सकता है। वो अपने आप में एक चुटगला जैसा है कि आप क्या बात कर रहे हैं और कितनी कैसी बात कर रहे हैं जिस जिस बात का कोई हाथ पांव नहीं है। और आरक्षण अब बचा क्या है? आरक्षण के नाम पे कुछ बचा नहीं है, जॉब है ही नहीं, तो जॉब नहीं बचा तो आरक्षण ही नहीं बचा। तमाम सारा जो आपके सार्वजनिक उपक्रम है उनको तो बेच दिया निजी हाथों में, और निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण है नहीं। आप अगर जॉब चार्ट देखेंगे, और वो अभी इन सारे आंकड़ों पर चर्चा का समय नहीं है, लेकिन तो मैं आपको बताता कि कितना परसेंट जॉब है और जो निजी क्षेत्र में है और कितना है सार्वजनिक क्षेत्र में, और जो सार्वजनिक क्षेत्र में है उसमें भी कितने में रिजर्वेशन है। और अब तो तमाम लोगों को रिजर्वेशन है, सवर्ण गरीबों को भी रिजर्वेशन है, दलितों को भी रिजर्वेशन है, पिछड़ों को भी रिजर्वेशन है, तो सबको ही रिजर्वेशन है। अब कौन ऐसा बचा है इस देश में जिसको रिजर्वेशन नहीं है? तो बात देखिए, आरक्षण समस्या नहीं है, समस्या जाति है। जाति मिटाइए, आरक्षण की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारा अगला प्रश्न है नेहा चौहान जी उत्तराखंड से। थैंक यू सुमित जी। नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन है बाबा साहब और हिंदू धर्म को लेकर। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं कि बाबा साहब जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं उन्हें हिंदू धर्म के अगेंस्ट खड़े होते हुए दिखते हैं। उनका जो बौद्ध धर्म का जो अपनाना था वो भी उनको हिंदू धर्म से बाहर जाने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मानते हैं वो बाबा साहब के प्रति। तो बाबा साहब असलियत में धर्म और खास तौर पे हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे इन अ नटशेल? बाहर से क्या उनका क्रिटिसिज्म था वो नहीं, लेकिन धर्म को लेकर उनकी फिलॉसफी क्या थी? डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में 1935 में यरवला में एक कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ किया, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और ये बहुत पीड़ा के साथ उनका वक्तव्य था। आप अगर अंबेडकर का संघर्ष देखेंगे तो बाबा साहब संघर्ष किन चीजों पे कर रहे हैं? आंदोलनकारी अंबेडकर को आप अगर देखेंगे 1925, 26, 27 और इवन 30 तक, 1921 से 1930 तक का जो पूरा समय है लगभग 10 साल का, इन 10 साल तक और उसके बाद भी 1935 तक, इन 15 सालों तक डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया के प्रति बहुत आशान्वित रहे। उन्होंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया, उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का, जो महाड़ में चावदार तालाब में पानी पीने का आंदोलन चलाया। तो आप अगर देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं कि उस समय का जो सनातनी रूढ़ी वाला जो हिंदू धर्म है उसमें किसी प्रकार का सुधार हो। डॉक्टर अंबेडकर का सुप्रसिद्ध भाषण जो फिर दिया नहीं जा सका क्योंकि उस भाषण के कुछ अंश उसके आयोजक बदलवाना चाहते थे, जो उनको जाति तोड़क मंडल ने आर्य समाज ने बुलाया था लाहौर में, और वो भाषण फिर किताब के रूप में आया जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। जाति का विनाश किताब हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो ये मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के बारे में आलोचना क्यों करते हैं या उनका हिंदू धर्म से असहमति क्या है। वो सारी बात डॉक्टर अंबेडकर उसमें बहुत साफ तौर पे लिखते हैं। मेरा तो तमाम हिंदूवादियों से भी और हिंदू धर्म के प्रेमियों से सबसे ये कहना है कि कम से कम उस किताब को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर की पीड़ा क्या है। क्यों कोई व्यक्ति अपने जिस धर्म में वो पैदा हुआ उस धर्म में सुधार के प्रयास करता है, और जब वो प्रयासों में सफल नहीं होता है तो वो उससे बाहर निकलने की बात करता है। और 1935 में बाहर निकलने की घोषणा करके अंत में वो 1956 में जाकर के, यानी कि लगभग 21 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध की शरण में जाते हैं। और उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर कई प्रकार की किताबें लिखते हैं। जो ट्रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म है वो आप पढ़ेंगे तो उनकी जो हिंदू धर्म को लेकर के जो आशंकाएं हैं उन सब चीजों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर बहुत साफ तौर पर
बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा मानक कोड बनाने के लिए भी प्रयासरत रहे संवैधानिक रूप से, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि जो धर्म शास्त्रों में, विभिन्न धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में अछूतों के प्रति, शूद्रों के प्रति जो अपमानजनक स्क्रिप्चर है उसको निकाल देना चाहिए बाहर, और उसका, उन धर्म ग्रंथों का भी एक तरीके से परिष्कार होना चाहिए। लेकिन उस वक्त के जो धर्म के ठेकेदार थे, उन सब लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन होता है, एक अछूत को ये किसने इजाजत दी कि वो हिंदू धर्म के बारे में बात करे, पढ़े, या उसको उसमें बदलाव या संशोधन की बात करे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर तो शुरुआत में तो उसमें सुधार की गुंजाइश लेकर के बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने एक संघर्ष किया, लेकिन जब कोई उम्मीद उनको नहीं बची, तब उन्हें लगा कि उनको अपने लोगों को एक रास्ता देना चाहिए, और वो रास्ता देने के लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने सिख धर्म का अध्ययन किया, उनका सिख बनने की दिशा में सबसे पहले बहुत आकर्षण था, तो सिखिज्म का उन्होंने किया, जैनिज्म का किया, इस्लाम का किया, क्रिश्चियनिटी का किया, और हिंदू तो बाय बर्थ वो थे ही, तो हिंदुइज्म का तो किया ही, और हिंदुत्व पे तो उन्होंने बहुत कुछ, हिंदुइज्म पे तो बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो ये सब करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर इस नतीजे पे पहुंचे कि वो अपने लोगों को ऐसा एक रास्ता देना चाहते हैं जो रास्ता वैज्ञानिकता, तर्क, विज्ञान से युक्त हो, जिसमें भय, भाग्य और भगवान के लिए जगह नहीं हो। और मुझे लगता है कि उनको सबसे बेहतरीन जो रास्ता लगा वो बुद्ध का रास्ता लगा, और बुद्ध के रास्ते के जरिए उन्होंने एक तरीके से 2600 साल बाद इस देश के एक महानतम व्यक्तित्व बुद्ध को वापस भारत में लाने का काम किया, जो कि भारत के जो धर्मांध लोग थे, उन्होंने बुद्ध को पूरी तरीके से उस विरासत को मिटा दिया था, उसको वापस भारत लाने का काम डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को जब अब आजकल कई लोग पेश करते हैं कि उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने धम्म दीक्षा लेते वक्त कही, उसको लेकर के कई लोगों को लगता है कि वो बहुत खिलाफ में है। लेकिन वो, मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने लिए और अपने अनुयायियों के लिए एक कोड बना रहे हैं। उनके लिए उन्होंने ये तय किया कि भाई अगर आप उससे निकल गए हैं बाहर, तो फिर आपके लिए गौरी, गणेश, शिव, महेश जो भी हैं, वो सब आपके लिए अब इनका कोई महत्व नहीं है। आप इनको, इनके बजाय आप अवतारवाद को मानने के बजाय, पुनर्जन्म में विश्वास करने के बजाय आप बुद्ध के रास्ते पे जाएं, वैज्ञानिकता के रास्ते पे जाएं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं, उन्होंने सारे धर्मों के बारे में बात कही, कई विचारधाराओं के बारे में बात कही। तो अगर आप अम्बेडकर को समग्र रूप से देखेंगे और पढ़ेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि उनका किसी एक व्यक्ति, एक समूह या एक विचारधारा या एक दल या एक धर्म के बारे में आलोचना नहीं है, बल्कि वो तमाम उन लोगों के आलोचक हैं जो मानव और मानव में फर्क करते हैं, पुरुष और स्त्री में फर्क करते हैं, या वर्ण की व्यवस्था या जाति की व्यवस्था जैसी एक व्यवस्था रचते हैं, और जिनके धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसी चीजें हैं। तो उसकी आलोचना तो डॉक्टर अम्बेडकर करते ही हैं, और निश्चित रूप से वो तो एक जायज आलोचना है। और जो पीड़ा उन्होंने सही, उस पीड़ा का उन्होंने एक तरीके से प्रकटीकरण किया। और कम से कम किसी भी लोकतंत्र में ये मौका तो होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है, किसी चीज से पीड़ित है, तो वो अपनी पीड़ा को उजागर भी करे और उस पीड़ा की स्थितियों से बाहर निकल के कोई अच्छा रास्ता खोजे। तो इन नटशल हमें कह सकते हैं कि धार्मिक उन्माद या धर्मांधता को छोड़कर वैज्ञानिक सोच और व्यक्तित्व के विकास की सोच अंबेडकर जी के धार्मिक फिलॉसफी में ज्यादा नजर आती है। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान से है, और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन हैं, श्री सीताराम लांबा जी। थैंक यू सुमित। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है कि आज जिस तरह से आज की राजनीति में अंबेडकर को हम देखते हैं, तो हमें दिखता है कि लोग जिनका तालमेल नहीं है, अभी जो जितने सवाल और जवाब आपने दिया, तो उनमें जिनका तालमेल उनसे कभी नहीं हो सकता, वो ही उनके सबसे आगे झंडा लेकर चलते हैं। आज देखते हैं भारतीय जनता पार्टी भी और दूसरा
एक नया नया झंडा केजरीवाल जी ने भी देखा है, लगाया है, हर जगह उनका फोटो लगाते हैं। पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, केजरीवाल समता आंदोलन में सबसे आगे रहते हैं, वो जाके कि आरक्षण मिटाने में वो उन्होंने बड़े वो किए। तो आज की राजनीति में क्यों, जब हम भी बहुत सारे विचारकों को देखते हैं, अम्बेडकरवादी जो विचारक हैं वो भी उनके साथ खड़े दिखते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि या तो वो अम्बेडकर जी की सोच में हम समझ नहीं पा रहे या फिर चीजें कुछ बदली हैं। उस पर सर थोड़ा सा बताएं। हाँ, बहुत शुक्रिया सीताराम लांबा जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत जरूरी सवाल जो कि आज के दौर का है वो उठाया। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातचीत जब शुरू की तब मैंने एक चीज कही थी कि भारत की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार्य हो गए ऐसा नहीं, बस अनिवार्य हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर की अनिवार्यता है वो आपको नजर आती है कि पथ संचलन में आरएसएस हेडगेवार गोलवलकर के साथ अंबेडकर का चित्र लगाता है। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार और आरएसएस के जो विचार हैं उसमें कोई साम्यता किसी भी रूप में नहीं है कहीं पे भी। लेकिन बावजूद इसके भी वो ऐसे प्रकट करते हैं कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर आरएसएस के स्वयंसेवक थे और वो शायद उनके ही विचारक थे, और उन्होंने तो कई किताबें भी लिखी ऐसी। तत्वपंथ ठेंगड़ी ने पूरी एक किताब लिखी, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखी, और उस जीवनी में वो चीजें लिखी जिसका कोई लेन देना नहीं है डॉक्टर अंबेडकर का। जैसे कि वो लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, भगवा झंडे को राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे, और भारत हिंदू राष्ट्र बने इस दिशा में उनका पूरा सहमति था। तो आप मतलब मुझे तो कहीं डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में, उनके स्पीचेस में और उनकी राइटिंग्स में कहीं ऐसा नजर नहीं आया जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हो कि भाई ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ, या उन्होंने आरएसएस की बहुत प्रशंसा की हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा झूठ चल रहा है। जैसा अभी आपने देखा होगा कि जब धारा 370 हटाई गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। तो अब इसका क्या लेन देना डॉक्टर अंबेडकर का धारा 370 से? लेकिन ये कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर धारा 370 लगाने के खिलाफ थे, और वो इस वजह से वो संविधान सभा में नहीं गए जिस दिन ये धारा 370 लगाई गई। जबकि आप उसके बीच जाकर के देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर का जो कश्मीर को लेकर के विचार है, आप कई सारे साथी इस बात से शायद शॉक्ड हो जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का तो बहुत साफ तौर पे उनके लेखन में ये है कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए। बौद्ध बहुल जो लद्दाख है वो भारत में रहे, जम्मू भारत में रहे, और जो मुस्लिम बहुल कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। लेकिन आज लोग धारा 370 के नाम पर और कश्मीर के नाम पे डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी मनमानी करने की चीज को। तो अब जिस ढंग का अंबेडकर प्रकट किया जा रहा है वो एक खतरनाक चीज है। मुझे लगता है कि इस समय हर कोई डॉक्टर अंबेडकर को कॉप्ट करने में लगा हुआ है कि, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर गले में जाके फंसने वाली चीज है, वो हजम होने वाली चीज नहीं है। तो ये जितने भी लोग उनको खाने के प्रयास में है, ये सब लोग डॉक्टर अंबेडकर के प्रतीकों का गुणगान कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जा रही है, स्मारक बनाए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का विचार क्या था उस विचार पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो केजरीवाल जी भी बहुत जोर जोर से जय भीम बोलते हैं आजकल, मैं उनके मंचों पर मैं उनको देखता हूँ, और दिल्ली में जहां भी जाओ वहां डॉक्टर अंबेडकर के बड़े बड़े चित्रों के साथ केजरीवाल जी के चित्र भी आते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ये तो बताए कि उनका विचार क्या है रिजर्वेशन को लेकर के, केजरीवाल जी का विचार क्या है सामाजिक न्याय को लेकर के, केजरीवाल जी की पार्टी में लोगों का जो इस विचार के जो लोग हैं वो कहाँ है। या अभी इतना बात किया उन्होंने पंजाब को लेकर के, हम उप मुख्यमंत्री देंगे, क्या उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया? वहां से जब सांसद बनाने की जरूरत आई तो क्या किसी दलित को भेजने के बारे में उन्होंने एक पल भी सोचा? अपने होने वाले दामाद को जरूर उन्होंने भेजा। तो ये जो सारी चीज है आप तो सोच सकते हैं कि ये जो जवानी जमा खर्च चल रहा है, लिप सर्विस चल रही है, ये जो मोदी जी संविधान को चूम लेते हैं और अम्बेडकर का गुणगान करते हैं, या ये पूरा जो आरएसएस जिस ढंग से डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहा है, या केजरीवाल जिस तरह की बात कर रहा है, इनको तो कोई हक ही नहीं है। ये पूरी विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ रही है। गोलवलकर ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ इतना डेरोगेटरी लिखा है बंच ऑफ थॉट में। भीमा कोरेगांव की बात को लेते हुए उन्होंने लिखा कि वो अछूतों का नेता अंधा हो गया है स्वार्थ में, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने।
और इस विचारधारा के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल के खिलाफ स्वामी करपात्री के नेतृत्व में रामलीला मैदान में जाकर के हजारों लोगों ने पुतले जलाए डॉक्टर अम्बेडकर को। तो ये लोग बिल्कुल भी किसी रूप में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने के लिए नैतिक रूप से इनका कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार जिनका नैतिक अधिकार और हक है वो लोगों की कमी रही कि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकार करने में बहुत देरी की। चलो अभी भी जो भी हुआ, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि आज कम्युनिस्ट भी डॉक्टर अम्बेडकर को प्रेज कर रहे हैं, मान रहे हैं। उन्होंने दलित शोषण मुक्ति मंच जैसे अपने संगठन बनाए हैं, जबकि कम्युनिज्म को लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर के विचार सबके सामने हैं। तो जब कम्युनिस्ट स्वीकार कर सकते हैं, जब आरएसएस जैसा फासिस्ट संगठन स्वीकार कर सकता है, मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का और कांग्रेस का तो एक लव हेट का रिलेशन भी रहा। वो सरकार का हिस्सा भी रहे नेहरू जी की, और संविधान सभा के दरमियान जब ये सारे प्रस्ताव पारित हुए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जगह पे लिखा कि कांग्रेस के अनुशासन से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने हर चीज को, हर प्रस्ताव को जिस ढंग से पारित करवाया। लेकिन क्या कितने लोग जानते हैं? सब लोग यही जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस की आलोचना की, लेकिन कई मौकों पर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कांग्रेस के बारे में कहा उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। महाड़ सत्याग्रह में गांधी जी की तस्वीर लगाई डॉक्टर अम्बेडकर ने, कितने लोगों को मालूम है? और जब संविधान बन रहा था तब गांधी जी का जो रोल रहा, जब राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनी तब बाबा साहब को लाने का जो पूरा जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के लिए जिस तरीके से अड़े, इन सब चीजों पर बात मुझे लगता है कि होने की जरूरत है। में एक चीज है जो आपने लास्ट में कहा कि एक भी मैं कभी सुनता नहीं किसी भी अम्बेडकरवादी से भी और साधारण किसी भी व्यक्ति से कि कांग्रेस का कोई योगदान रहा, क्योंकि जब वो खुद चुनाव हारे और संविधान सभा में कैसे वो लेकर आई कांग्रेस, और उन्होंने खुद भी जो आपने कहा कि उन्होंने खुद लिखा कि वो प्रभावित, पर कोई भी खुले तौर पर इस बात की चर्चा कोई अम्बेडकर को गहन पढ़ने वाला भी नहीं करता है सर। तो वो भी एक चिंता का विषय है। हाँ सही कह रहे हैं लवा जी, पर मुझे लगता है कि इस विषय में हमको लोगों के बीच बात करनी चाहिए, क्योंकि गांधी और अम्बेडकर की एक बाइनरी खड़ी की गई है, गांधी वर्सेस अम्बेडकर की, गांधी बनाम अम्बेडकर की। गांधी जी के खिलाफ अम्बेडकर को खड़ा किया गया, और वही नेहरू वर्सेस अम्बेडकर को खड़ा किया गया। मुझे लगता है कि नेहरू और अम्बेडकर के बीच में वैचारिक साम्यता भी इतनी ज्यादा थी और दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक तालमेल भी था, लेकिन सबके खिलाफ किया जा रहा है। नेहरू अम्बेडकर, गांधी अम्बेडकर, पटेल अम्बेडकर, ये जो सब चीजें खड़ी की गई, इसमें मुझे लगता है कि पूरा उस विचार का हाथ है जो आज कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है। तो उस विचारधारा के लोग सफल हो गए और हम नहीं हो पाए। हमें वो बात कहनी चाहिए कि कहाँ कहाँ इनके मिलन बिंदु है और क्या क्या चीज असहमति है। हम ये बात कहते हुए ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी असहमतियां नहीं थी, उस समय सब लोगों में असहमतियां थी। गांधी जी और नेहरू जी में भी असहमति थी, पटेल और गांधी जी में भी असहमति थी, तो ऐसे, और गांधी और सुभाष बाबू में भी असहमति थी। तो असहमति उस समय बुरा नहीं माना जाता था। मुझे लगता है कि आजादी के आंदोलन के दौरान असहमति को लोग स्वीकार भी करते थे और आदर देते थे। आज शायद दौर ऐसा है जहां असहमति को दुश्मनी के रूप में लोग प्रकट करते हैं, लेकिन जो उनका दूसरी बार संविधान सभा में आने का पूरा प्रोसेस हुआ, जिस तरीके से पटेल ने मुंबई के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और वहां की सीट खाली होकर के फिर बाबा साहब पहुंचे संविधान सभा में, ये सब इतिहास है और ये तथ्य है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई घालमेल करके बात कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन लोग उसको प्रकट नहीं करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रकट करने की बहुत जरूरत है, जो कि बहुत कम हुआ है। इस दिशा में हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि हम उन तथ्यों को सामने लाए जो इतिहास में दर्ज। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है पंजाब से गुरमीत सिंह नागपाल। हाँ जी सर, नमस्कार, जय हिंद जी। सर जो मेरी बात है उसी पे ही बात हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी तथा पंडित नेहरू जी के साथ जो रिश्ता, जो संबंध थे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के, और उनके कुछ ऐसे और कुछ पहलुओं के बारे में हमें कुछ ना कुछ जरूर बताएं, जिससे हम उन लोगों को जवाब दे सकें जो हमारी फाउंडर लीडरशिप के ऊपर
उंगलियां उठाते हैं। और जिस विषय के ऊपर अभी लास्ट में ये बात हो रही है, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। शायद जो सीताराम लांबा जी के बाद जो उनके जवाब के साथ साथ आपने इस विषय को छेड़ा, तो ये हमारे लिए बड़ा अहम है। इसके कुछ ना कुछ ऐसी कुछ जरूर बातों को बताएं ताकि जो हमारे विपक्ष के लोग जो हैं, हमारी फाउंडर लीडरशिप को हर बंदा जो है आज जैसे ये बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आज लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं है हमारे संवैधानिक शक्तियों की दुरुपयोगिता करके वो सत्ता को आगे लेके जा रहे हैं। तो इन पहलुओं के बारे में सर जरूर बताएं। मुझे लगता है सिंह साहब, कभी हम और समय निकाल करके एक गांधी और अंबेडकर या गांधी और अंबेडकर और कांग्रेस कितने दूर हैं, कितने पास हैं और किस बातों को लेकर के उनकी असहमतियां हैं, उस पर हमें एक अलग सत्र करना चाहिए ताकि उसमें हम तथ्यात्मक रूप से उन ऐतिहासिक घटनाक्रमों को भी देखें कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर का एक आंदोलन चलता है, उसमें कांग्रेस की क्या भागीदारी होती है, या कांग्रेस का जो उस समय का जो हरिजन उद्धार का कार्यक्रम चलता है उसमें डॉक्टर अंबेडकर उसको कैसे देखते हैं। फिर पूना पैक्ट जिसको लेकर के सर्वाधिक आलोचना है, उसमें अंबेडकर और गांधी के बीच के क्या रिश्ते हैं, या सी राजगोपालाचारी और वो क्या बात करते हैं, एमसी राजा और हिंदू महासभा के जो मुंजे थे उनके बीच क्या ऐसा करार हुआ जिसकी वजह से पूना पैक्ट की सारी चीज करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक ऐसा विषय है जिसको 1-2 मिनट में हम नहीं अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस पर काम होने की बहुत जरूरत है। और जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को एकदम एंटी कांग्रेस एक प्रतीक बना करके पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें उस दौर में नहीं रही है। हाँ, उसका कांग्रेस को लेकर आलोचना थी, बहुत साफ तौर पे उन्होंने एक किताब भी लिखा, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, जब वो वायसराय के उसमें काउंसिल में मेंबर थे। तो मुझे लगता है कि उसमें एक आलोचना जो है, बुनियादी जो मतभेद है कांग्रेस के साथ उनको प्रकट किया। और उस दौर में सब लोग प्रकट करते थे। वो समय ऐसा था कि लोग अपने अपने अखबारों में पूरा संपादकीय लिखते थे और अंबेडकर अपने अखबार जनता या मुकनायक में लिखते थे, उसका जवाब गांधी अपने यंग इंडियन या हरिजन में देते थे। और ऐसे ही आपस में सार्वजनिक रूप से पत्र व्यवहार चलता था, आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं चलती थी, आपस में बैठ करके भी बात करते थे। तो मुझे लगता है कि हम उन सब चीजों को एक बार सामने लाएं और उन चीजों को, उन तथ्यों को लोगों के बीच ले जाए कि कैसे उनको एक जो बाइनरी बनाई जा रही है, एक जो वर्सेस बनाया जा रहा है, ये इस स्त्रुता के इस ढांचे को हमको खत्म करने की जरूरत है। धन्यवाद सर, आपने एक एक प्रश्न का बड़ी गहराई से उत्तर दिया और इस बीच एक बात भी निकल करके आई। और जैसा आपने समझाया तो बाबा साहब का जो दौर था उस समय जो सहमति होती थी तो वो सही मायने में एक लोकतंत्र था। और आज की राजनीति की बात करें तो अगर आज कोई असहमति होती है तो वो देशद्रोह के समान करार कर दिया जाता है। बहरहाल इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं समापन की ओर। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गुजरात से श्री नेशद परमार जी, जो आईएनसी ट्रेनिंग्स में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेशद सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सागर भाई, हम क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, अभी सर के पास समय नहीं है, तो जो आपका क्वेश्चन है मुझे मैसेज में भेज दीजिएगा, मैं सर को भेज दूंगा। भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद बबर जी, मैंने आपको 3 बार सुना है और काफी गहराई से आप सच्चाई को रखते हैं और जो हमारे युवा साथी हैं वो समझ पाते हैं चीज को बहुत ही आसानी से। कई बार होता है कि स्पीकर की जो बातें होती है वो पचाने में भी दिक्कत होती है। आप में बिल्कुल अलग सा एक ऑरा है कि हमें बात बिल्कुल पता भी चलती है और उतरती भी है दिमाग में। मेरा एक छोटी सी, मैं जो सोच रहा हूँ इस विषय पे,
मेरा ये कहना है कि एक तो होता है नॉलेज जो आपको दिया जाता है, आप पढ़ते हो और आज आप समझते हो इस बात को कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर जी ने क्या किया था, गांधी जी, नेहरू जी ने क्या किया था, तो ऐतिहासिक तथ्यों में ये सारी चीजें हैं। हम पढ़ते भी है उसको, हम समझते भी है। मेरा ये मानना है निजी तौर पे, और जितने युवा साथी हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस विषय में अब हमें क्या करना है। सबसे पहली जो बात है, जरूरत है, हम खुद क्या कर सकते हैं। हम क्या बाबा साहब को पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, उस पर लिखेंगे, इतना काफी है क्या? क्या हम हमारी सोसाइटी के अंदर, हम जहाँ रहते हैं, अगर वो सवर्णों की सोसाइटी है, अगर वो किसी पॉश एरिया की सोसाइटी है और वहां कोई दलित अपना घर लेने आता है, खरीदने आता है, क्या हम उसके साथ उतने कंफर्टेबल होते हैं? क्या हमारी सोसाइटी का प्रेसिडेंट उस चीज को उसी तरह से लेता है जिस तरह से किसी सवर्ण को घर देता है? ये ऑब्जर्व करिए। दूसरा है, क्या समाज में आज भी हम जितने लोग हैं वो एक जैसे विचार है, हम सब इस भारत को बाबा साहब अम्बेडकर का और गांधी जी के स्वप्नों का भारत देखना चाहते हैं। हम वंशज हैं उनके विचारों के, लेकिन उनके कार्य के वंशज बन सकते हैं क्या हमारे गांव के अंदर एक दलित के साथ होने वाले अन्याय में पहला व्यक्ति जो जाता है वो क्या हम बन सकते हैं? क्या हमें उतनी उतनी आतुरता रहेगी क्या? या हम उस चीज को भी हमारे प्लस और माइनस को देख के हम उस तरफ जाएंगे? क्या सुमित ने ये जो आज का ऑनलाइन सेशन रखा है, उसका कारण क्या है? हम अपने दिल को टटोले, यहाँ से जाने के बाद आज रात हम सोचे कि ये हम आज 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों ऑनलाइन पे बैठे थे। क्या ये सब चीजों को हम फील्ड पे उतार सकेंगे क्या? मैं बोलता हूँ 5% भी उतारने की कोशिश करिए, थक जाएंगे। ये सच है, हम थक जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा कि हमसे नहीं हो। जो यहाँ कर रहा है उनको सैल्यूट है, लेकिन मैं अगर मेरी बात करूं, मेरे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनमें अगर कोई दलित आ जाता है ना, घर लेने कोई दलित आ जाता है, तो जो सोसाइटी का रवैया है उस रवैये को तोड़ने की हिम्मत हमारे पास कितने % है? दैट इज मेन। आज जो हमारी जरूरत है ये है। वो सारी किताबें, वो सारी चीजें जानने के बाद अगर हम ये 5% की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे किसी सेशन का, भंवर जी के 1 घंटे का टाइम देना या फिर बाबा साहब के लिखे हुए किसी लेख का कोई मीनिंग नहीं है अगर हम हमारे आजू बाजू जो हो रहा है उसमें हम 5% भी कोशिश ना करें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, हिंदुस्तान की आज की नीड, इंडिया की आज की नीड इतिहास जानना नहीं है। उस इतिहास में जो चीज, इस सपने का भारत का हम सोच रहे हैं, उसके लिए हम कितने % आगे बढ़ सकते हैं, हम कितने % अपनी कोशिश कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट नीडेड। अदरवाइज ये सारी जानकारी एक तरफ रह जाएगी और आने वाली पीढ़ी में भी ऐसे ऑनलाइन सेशन होते रहेंगे। बाबा साहब की बातों को जो RSS और बीजेपी बाबा साहब और गांधी को लड़ा रहे हैं, उनके सामने हम जवाब देते जाएंगे। लेकिन इस समाज में बदलाव क्या आएगा? हम जो आंखों से देखते हैं उस बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं सबको मैं गुजारिश करता हूँ, कोशिश करिए कल सुबह से 5% तो 5%। लेकिन इस सोसाइटी में आज भी जो नासूर बन के कास्टिज्म, जो नासूर बन के दलितों के सामने होने वाले अन्याय, जो नासूर बन के महिलाओं के सामने होने वाले अन्याय है, उसके सामने आपको लड़ना पड़ेगा, खुद जाके लड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बॉडी ना आए, आपकी कमिटी ना आए, हो सकता है, पॉसिबल है। गांधी अकेले आए थे, लड़ना शुरू किया, फिर कांग्रेस ने साथ दिया और वो लड़े। बाबा साहब जब लड़ना शुरू किए थे अकेले थे। आज हमें भी हमारी सोसाइटी में, गांव में, मोहल्ला में और इस देश में, देश बहुत बड़ा है, हम हमारी शुरुआत मोहल्ले से करें। और दूसरी, जितने ऑनलाइन सेशन कर रहे हो, इट्स ग्रेट, इंडियन यूथ कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी हो, ऐसी कोशिश करिए। और जितने लोग हैं ये अपने सुझाव भी भेजे
कि और कौन से विषय पे हम बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। भंवर जी जैसे इस देश में काफी सारे महानुभाव आज भी तैयार है यूथ कांग्रेस को और कांग्रेस को साथ देने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, क्योंकि आप पे आशा टिकी है, आप पे आंखें हैं, आने वाली पीढ़ी पे आंखें हैं। तो थैंक यू वेरी मच सुमित। और भंवर जी बहुत ही मतलब मैंने आपको पढ़ा भी है, आपको 3 बार सुना भी है, लेकिन जो मेरे दिल में था मुझे कहना था कि ये सब पढ़ना सुनना ये हमारे पास नॉलेज आ जाएगा, लेकिन जो लड़ना है वो 5% भी शुरू करना पड़ेगा। अब समय नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जो खराब करना था वो कर दिया है, अब हमें वो लड़ाई वापस लड़नी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच सुमित, थैंक यू। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय भंवर सर का, आदरणीय सीताराम लांबा जी का और नौशाद सर का, हमें मोटिवेट करने के लिए और हमें हमारा संघर्ष बताने के लिए कि वास्तव में हमें जो बाबा साहब का मार्ग था, बाबा साहब का नजरिया था या बाबा साहब के सपने थे, उनको खुद हमें अपने जीवन में उतार कर इस समाज को एकत्रित करने में लगाना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सब साथियों का धन्यवाद। थैंक्स। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone.